सीखे थे फंक्शन की हेल्प से कि आपको दिए गए नंबर का फैक्टोरियल कैलकुलेट करना है। तो आज हम लोग फंक्शन का ही यूज करके आगे कुछ क्वेश्चन करते हैं। फिर देखिए, आज हम एक क्वेश्चन से स्टार्ट करने जा रहे हैं। क्वेश्चन है राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड द सम ऑफ द गिवन सीरीज। अभी हम एक सीरीज लिखने वाले हैं, नीचे आपको सीरीज का सम फाइंड करना है। सम ऑफ द गिवन सीरीज पर एक्स्ट्रा में क्या बात लिखा है, यूजिंग अ फंक्शन। देखिए, आप लोग पहले सम ऑफ सीरीज पढ़ चुके हैं लूप चैप्टर में, पर उसमें आपको डायरेक्ट सॉल्व करना था। आज आपको सम ऑफ सीरीज निकालना तो है, सॉल्व तो करना है, पर एक्स्ट्रा में क्या बात कहा है, यूजिंग अ फंक्शन। यानी आप फंक्शन इस्तेमाल करके सम ऑफ सीरीज कैलकुलेट करने वाले हैं। सीरीज कुछ ऐसा है, s इज इक्वल टू एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब प्लस डॉट 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 अप टू n टर्म्स। तो ये तो बिल्कुल बेसिक वाला सीरीज है, जिसमें i का वैल्यू 1 है तो पावर में x का 1 चढ़ा हुआ है, i का वैल्यू 2 है तो पावर में x के 2 चढ़ा हुआ है, i का वैल्यू 3 है तो x के पावर में 3 मौजूद है। यानी x के पावर में दरअसल में आपको i पुट करना है। तो इसका फॉर्मूला, बेसिक फॉर्मूला x टू दी पावर i हो जाएगा, और उसी को आपको लूप चला के क्या करना है, सॉल्व करना है। पर आपको ये काम आज करना तो है, लेकिन आपको फंक्शन इन्वॉल्व करके ये काम करना है। जैसे पहले आप फैक्टोरियल पढ़े थे, तो कल आप फैक्टोरियल को फंक्शन से मैनेज करना सीखे। उसी तरह से सम ऑफ सीरीज करना आपका पहले से पढ़ा हुआ है, तो आज आपको सम ऑफ सीरीज फंक्शन के हेल्प से करके दिखाना है। तो हम लोग कैसे फंक्शन इस्तेमाल करके सम ऑफ सीरीज का क्वेश्चन मैनेज करने वाले हैं, वो अभी हम लोग देखने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम यहाँ पे हैश इंक्लूड करके एक हेडर फाइल लगाए। हेडर फाइल कौन सा ले रहे हैं, iostream.h, ये तो लेना था। फिर देखो, हम एक हेडर फाइल यहाँ पे ले रहे हैं हैश इंक्लूड conio.h, वही क्लियर स्क्रीन और getch के लिए लेना था ये। पर क्योंकि इस क्वेश्चन में पावर का भी मुद्दा उठ रहा है, तो पावर निकालने के लिए आपको याद होगा हम लोग पाव फंक्शन यूज करते हैं। अब पाव फंक्शन याद करो, प्री डिफाइंड या लाइब्रेरी फंक्शन है, तो पाव फंक्शन को यूज करने के लिए आपको किसका सर्विस लेना होगा, math.h का। तो iostream.h लेंगे सी आउट और सी इन के लिए, conio.h लेंगे getch और क्लियर स्क्रीन के लिए, और math.h लेंगे पावर फंक्शन को इस्तेमाल करने के लिए। तो देखिए, सबसे पहले अब हम लोगों को क्या करना है, फंक्शन क्योंकि इस्तेमाल करने को कहा गया है, तो हम लोग यहाँ पे दरअसल में फंक्शन बनाने का कोशिश करेंगे। तो देखो, हम जो फंक्शन बनाने जा रहे हैं, हम उसका घोषणा के समय नाम लिखे हैं सम। यानी मेरा फंक्शन दरअसल में सम कैलकुलेट करेगा, तो हम उसका नाम ही चुन रहे हैं सम। आपको कल का क्लास याद है, कल हम लोगों को फैक्टोरियल निकालना था, तो हम लोगों ने फंक्शन का नाम फैक्टोरियल दिया। आज हम लोगों को सम निकालना है, तो हम लोग अपने फंक्शन का जो घोषणा करेंगे उसका नाम सम देंगे। तो हम अपने फंक्शन का नाम सम दिए हैं, और ब्रैकेट में जाकर ध्यान से देखिए, हम यहाँ पे लिखेंगे इंटीजर टाइप का n और इंटीजर टाइप का x। सर ये नहीं समझे क्या है, देखो, ये जो सम नाम का फंक्शन हम घोषणा कर रहे हैं, ये सम नाम के फंक्शन के घोषणा में, प्रोटोटाइप में हम लोग इस बात की जानकारी दे रहे हैं कि जब कभी भी ये सम नाम का फंक्शन प्रोग्राम में इस्तेमाल आप करेंगे, तो ये आपसे दो वैल्यूज डिमांड करेगा, दो इनपुट आपसे लेगा। कौन कौन सा दो इनपुट लेगा, तो एक इनपुट होगा n आपसे कहेगा कितने दूर तक जाना है, यानी n विल टेल यू द नंबर ऑफ टर्म्स। पर सेकेंड इनपुट वो क्या मांग रहा है, फंक्शन आपसे x मांग रहा है, तो दिस x विल टेल यू कि बेस में क्या लेकर जाना है। तो x बताएगा कि बेस में क्या लेकर जाना है, और n आपको बताएगा कि कितना दूर तक जाना है। और इसका रिटर्न टाइप में हम क्या लिखे हैं, इंट। इसका मतलब ये हुआ कि मेरा जो सम नाम का फंक्शन है, वो हमको क्या लौटा देगा, इंटीजर टाइप का वैल्यू लौटा देगा आफ्टर डूइंग द ऑपरेशन। यानी कि इस लाइन को देखकर समझ में आ रहा है कि ये फंक्शन का घोषणा है, फंक्शन का प्रोटोटाइप है, और इस प्रोटोटाइप को देख के हम लोग ये समझ रहे हैं कि हमारे फंक्शन का नाम है सम, और ये जो मेरा फंक्शन है सम, वो हम लोगों से दो वैल्यूज इनपुट के तौर पे रिसीव करेगा। घोषणा में तो ये बताते हैं ना, क्या नाम है, क्या लेगा, क्या देगा।
तो फंक्शन का नाम सम है। ये कितना वैल्यू लेगा इस्तेमाल होने के समय? दो वैल्यूज लेगा इस्तेमाल होने के समय। एक वैल्यू कौन सा लेगा? n, जो कि नंबर है, और एक वैल्यू कौन सा लेगा? x, जो कि बेस है, कि बेस में क्या लेकर जाना है। ठीक है, और जब ऐड हो जाएगा इसका सीरीज का सब जब सम निकल जाएगा तो मेरा फंक्शन हम लोगों को इंटीजर वैल्यू लौटा देगा, क्योंकि मेरे फंक्शन का रिटर्न टाइप इंटीजर है। देखिए, यानी मेरा फंक्शन कैलकुलेशन करने के बाद इंटीजर टाइप का वैल्यू रिटर्न करेगा, जो सीरीज का दरअसल में सम होगा। तो घोषणा तो इस तरीके से हम लोगों ने किया। अब एक बात देखिए, प्रोग्राम का लाइफ तो मेन फंक्शन से चालू होता है। तो जब हम लोग मेन फंक्शन के अंदर गए तो वेरिएबल्स देखो कौन कौन सा बना रहे हैं। मेन फंक्शन अलग फंक्शन है, सम फंक्शन अलग फंक्शन है। तो मेन फंक्शन के एरिया में घुस के, मेन के स्कोप में घुस के हम लोग एक वेरिएबल बना रहे हैं n, एक बना रहे हैं x, एक बना रहे हैं रिजल्ट, res फॉर रिजल्ट। अब यहां पे देखिए हम क्या लगा दिए, क्लियर स्क्रीन नाम का एक फंक्शन लगा दिए जो मेरे स्क्रीन का गंदा साफ करेगा। देखो अब जो ये सी आउट है वो आकर आपसे कौन सा मैसेज पूछने लगा? एंटर वैल्यूज ऑफ n एंड x, यानी कि ये जो सी आउट है वो हम लोगों से मैसेज पूछेगा, कृपया करके वैल्यूज दीजिए n का और x का। n का मतलब कितने दूर जाना है उसका, और x का मतलब क्या लेकर जाना है उसका। ये दो वैल्यूज दीजिए। पढ़ेगा कौन यहाँ पे? सी इन, तो एक इनपुट n में करेगा और एक इनपुट x में करेगा। देखिए, क्योंकि आपको जोड़ने का काम, कैलकुलेशन का काम एक फंक्शन के भरोसे करना है, तो आपको उस फंक्शन को करना पड़ेगा कॉल। तो चलिए उस फंक्शन को कॉल किया जाए। तो फंक्शन कॉल करने के लिए अब हम लोगों को लिखना क्या होगा? रिजल्ट इज इक्वल टू सम। हम लोगों को लिखना होगा रिजल्ट इज इक्वल टू कौन सा फंक्शन कॉल करेंगे? सम। अब ब्रैकेट में n और x को पास कर देंगे। याद है फंक्शन कॉल करना क्या होता है? फंक्शन कॉल करने से कंट्रोल उसमें ट्रांसफर हो जाता है। जब कंट्रोल उसमें जाएगा तो वो कैलकुलेशन करेगा और वैल्यू रिटर्न करके लाएगा, और किसको देगा? रिजल्ट को। तो फिर आपका आखिरी काम क्या होगा? रिजल्ट डिस्प्ले करना। तो हम सी आउट में जाके मैसेज प्रिंट करेंगे, रिजल्ट इज इक्वल टू जो मेरा आंसर आरईएस में आ चुका होगा उसको डिस्प्ले करेंगे। अब बिल्कुल अंत में जाके हम यहां लगा देंगे गेट सी एच। सो मेन फंक्शन इज ओवर एंड लाइफ इज ऑल्सो ओवर। लेकिन प्रोग्राम कोड वाइज खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि अभी सम नाम का फंक्शन डिफाइन नहीं करे हैं हम। तो अब हम इस फंक्शन को यहां पर डिफाइन करने जा रहे हैं। कैसे डिफाइन करेंगे आप देखिए, इंट सम, पैरेंथेसिस में क्या लिख रहे हैं हम? इंट n कॉमा इंट x। अंदर आ जाएंगे, अंदर आके देखो काउंटर बनाएंगे i जो लूप चलाएगा, और सम का वैल्यू 0 मान के बैठ जाएंगे। मतलब जो कैलकुलेशन रिलेटेड जो पार्ट है वो हम अपने फंक्शन के बॉडी में डिफाइन करेंगे। लूप कैसे चलने वाला है? फॉर i इक्वल्स 1, i लेस देन इक्वल्स n, देन आफ्टर i प्लस प्लस, और अंदर जाने के बाद न्यू सम इज इक्वल टू ओल्ड सम प्लस, यहां पे क्या हो गया? पावर ऑफ x कॉमा आई। ये हम लोग यहाँ पे लिखे, और अंत में आंसर कैसे लौटाएंगे? तो रिटर्न के साथ s कर देंगे। यहाँ पे फंक्शन जो सम है वो देखिए कंप्लीट होता है। तो देखो ये है हमारे फंक्शन का मदद से कैलकुलेट करना सम ऑफ सीरीज। आपको जैसा कि पता है प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन मेन फंक्शन से स्टार्ट होगा, वो अपने सारे काम को कर गुजरेगा, फिर मेन का डेडलाइन आएगा तो प्रोग्राम एक्चुअली में यहाँ पे खत्म होता है। पर जो नजर आ रहा है कि मेन के खत्म होने के बाद भी कोई कोडिंग किया है, तो ये कोड ही तो दरअसल में एक फंक्शन है। तो फंक्शन को हम लोग एक अलग सेगमेंट बना के लिख देते हैं, और जब जरूरत आता है तब इस फंक्शन को हम लोग कॉल कर लेते हैं। सी, इस फंक्शन को हम लोग यहां से कॉल कर रहे हैं। अब कॉल करने के वक्त क्या होता है कि हमारा जो कंट्रोल है वो मेन फंक्शन के एरिया से पास होके, ट्रांसफर होके, मूव करके वहां जाएगा, वो अपना काम कर लेगा। काम करके ये रिटर्न की बदौलत आपका कंट्रोल वापस यहां पे मूव बैक कर लेगा, और जो बचा कुचा काम है फिर आप उसको खत्म करेंगे, फिर मेन इज ओवर हो जाएगा एंड लाइफ इज ऑल्सो ओवर हो जाएगा। इस तरह से ये काम करता है। तो इसको चलिए एक्सप्लेन करते हैं हम थोड़ा सा, ध्यान से देखिए। हेडर फाइल्स हम iostream.h लिए हैं सी आउट सीन के लिए। नेक्स्ट हेडर फाइल conio.h है क्लियर स्क्रीन और getch फंक्शन के लिए। नेक्स्ट हेडर फाइल mat.h है पाव फंक्शन के लिए।
ये बताओ फंक्शन का जो घोषणा हम किए हैं उसमें फंक्शन का नाम क्या लिखे हैं, सम। तो मेरा जो सम नाम का फंक्शन है वो मेरे से दो आर्ग्यूमेंट्स मांग रहा है। एक आर्ग्यूमेंट मांग रहा है नंबर ऑफ टर्म्स के लिए और एक आर्ग्यूमेंट मांग रहा है बेस में क्या लेकर जाएंगे उसके लिए। रिटर्न टाइप में क्या दिया है, इंटीजर। मतलब मेरा फंक्शन का जब काम हो जाएगा तो वो हम लोगों को इंटीजर नेचर का वैल्यू लौटाएगा। तो घोषणा का बात खत्म हो गया। अब इसी घोषणा की मदद से यहां पे आप फंक्शन डिफाइन कर रहे हैं। तो डिफाइन करने के समय याद है घोषणा वाला पूरा लाइन कॉपी होता है और ये भी बताना पड़ता है कि मेरा फंक्शन किस तरीके से अपना काम कैलकुलेशन का पूरा करेगा। तो ये फंक्शन का डेफिनेशन है, ये मेरे फंक्शन का घोषणा है। पर एक बात बताएं, जिंदगी तो प्रोग्राम का शुरू कहां से होगा, मेन फंक्शन से। मान लो ये मेन फंक्शन है, मान लो ये मेन फंक्शन है, ठीक है। तो मेन फंक्शन के एरिया में जब हम जाएंगे तो वेरिएबल्स कौन कौन सा हम बना रहे हैं, एन के लिए, एक्स के लिए और एक बना रहे हैं रिजल्ट के लिए। मेन फंक्शन में एन और एक्स मांगे हैं ताकि यूजर से पूछ के पता चलेगा कि कितने लिमिट तक जाना है और बेस में क्या लेकर जाना है, उसका जुगाड़ कर रहे हैं। रिजल्ट में फंक्शन जब आएगा वो काम करके जो हमको वैल्यू लौटाएगा तो उस लौटे हुए वैल्यू को रिजल्ट में हमको स्टोर करना है, ठीक है। उसके लिए हम रिजल्ट बनाए हैं। नाउ क्लियर स्क्रीन फंक्शन ने मेरे मॉनिटर पे जो कचरा आया होगा, जो गंदगी होगा, उसको साफ कर लेगा। अब सुनो, ये सी आउट मैसेज क्या पूछने लगा, ये सी आउट पूछने लगा एंटर वैल्यूज ऑफ एन एंड एक्स। मतलब आइए और एन और एक्स का वैल्यूज दीजिए। हम क्या किए, एन का वैल्यू में 3 दे दिए और एक्स का वैल्यू में 2 दे दिए। तो ये 3 को और 2 को पढ़ा कौन, सीन पढ़ा। स्टोर किस में किया, एन में और एक्स में मेन फंक्शन के भीतर। यानी कि मेन फंक्शन के भीतर एन को मिला 3 और एक्स को मिला 2। ओके, अब देखो क्या लिखा गया है। अब लिखा गया है कुछ ऐसे कि रिजल्ट इज इक्वल टू सम और एन कॉमा एक्स, यानी यहां पे फंक्शन कॉल हो रहा है। तो जैसे ही फंक्शन कॉल होता है तो कंट्रोल वहां पे चला जाता है। तो देखिए जैसे ही मेन फंक्शन के अंदर से सम फंक्शन कॉल होगा तो कंट्रोल वहां पे चला जाएगा। तो देखिए कंट्रोल कहां चला गया, कंट्रोल मेरा सम नाम के फंक्शन के पास ट्रांसफर हो गया, चला गया। तो सुनिए, जब मेरा कंट्रोल मेन फंक्शन के एरिया से ट्रांसफर होकर सम नाम के फंक्शन में जब जाएगा तो वो अपने साथ एन और एक्स को ले जाएगा। तो ये बताओ मेरे एन का वैल्यू मेन फंक्शन में 3 था, तो हम यहाँ पे 3 को भेज रहे हैं और एक्स का वैल्यू में याद करिए 2 का इंतजाम किए थे। पता है जैसे ही फंक्शन कॉल होता है कंट्रोल यहां से उस फंक्शन के पास ट्रांसफर हो जाता है और जब कंट्रोल यहां से उस फंक्शन के पास ट्रांसफर हो जाएगा तो इस वाले एन का वैल्यू वो वाला एन वेलकम करेगा। याद कीजिए फंक्शन जब कॉल होता है, वैल्यू जब ट्रांसफर करते हैं तो यहां से ट्रांसफर किया गया जो वैल्यूज है उसको वहां का जो एन और एक्स है वो रिसीव करेगा, वेलकम करेगा। तो सुनो, यहां के n से 3 भेजा गया तो जब उस फंक्शन में जाएंगे तो वहां पे देखिए n नाम का घर बना है, वो इस 3 का स्वागत करेगा। और यहां से जब 2 को सेंड किया गया तो इस 2 को ले जाके वहां पे जो x बना रखे हैं वो उसका वेलकम करेगा। यानी फंक्शन में जब वैल्यूज ट्रांसफर करते हैं कॉल करने के समय तो उनका वेलकम करने के लिए फंक्शन में आर्ग्यूमेंट्स मौजूद रहते हैं। तो अब मेरे n और x का वैल्यू में 3 और 2 आ चुका है रिस्पेक्टिवली। अब सुनिए जो करना है ना, जो करना है ना, अब इस फंक्शन को करना है क्योंकि मेरा कंट्रोल मेन फंक्शन से ट्रांसफर होकर उस फंक्शन में जा चुका है। तो अब जो करना है उस फंक्शन को करना है। तो उसका काम जब खत्म होगा, जब आप रिटर्न होएंगे तब आप वापस आएंगे और तब आप बाकी काम पूरा करेंगे, ठीक है। तो अभी ये काम पेंडिंग छूट गया है, अभी के लिए ये काम अटक गया है क्योंकि मेरा कंट्रोल सम में जा चुका है। तो बस आप अभी सम में चले जाइए। तो जब आप सम में चले गए हैं तो n और x में का 3 और 2 को वहां के n और x में भेज चुके हैं। तो अब जो करना है इसको करना है, तो पूरा फोकस अब इस पे कीजिए। देखिए इसके अंदर जाके एक काउंटर बन गया i, एक वेरिएबल बन गया s का वैल्यू 0 क्योंकि मेरा सम अभी 0 है इनिशियली। अब सुनो, ये फॉर लूप चलाना आपको आता है, ये सब पढ़ा हुआ आपका पहले से। तो देखिए हम यहाँ i का वैल्यू लिखेंगे, यहाँ पे सम निकालेंगे। ये बताओ मेरे i का वैल्यू अभी कितना है 1, तो क्या 1 इज लेस देन और इक्वल टू 3? यस, आप आ जाइए अंदर। अंदर आने के बाद क्या लिखे हैं, नया सम इज इक्वल टू पुराना सम।
ये बताओ नए सम के लिए पुराना सम कितना है 0 प्लस पावर ऑफ एक्स कॉमा आई। पता है पावर ऑफ एक्स कॉमा आई का मतलब हो गया एक्स टू दी पावर आई, जहां पे x का मतलब 2 है और i का वैल्यू 1 है तो इसका वैल्यू 2 हो जाएगा क्योंकि 2 टू दी पावर 1 तो 2 होता है। ये बाउंड्री बंद हो रहा है, अब आप घूम के कहा जाएंगे i प्लस प्लस पे, तो अब जाके मेरे i का वैल्यू हो जाएगा 2। चेक कीजिए क्या 2 इज लेस देन और इक्वल टू 3 है क्या? यस, कंडीशन इज ट्रू अगेन, सो वी विल मूव इनसाइड। तो बताओ क्या हुआ, न्यू सम इज इक्वल टू ओल्ड सम। तो इसके लिए ओल्ड सम तो 2 है प्लस x का पावर i, यानी कि 2 का पावर में 2, तो x में 2 है पावर में भी 2 है, 2 का पावर 2 4 होता है। अब 4 प्लस 2 कितना हो गया 4 प्लस 2 कितना हो गया 6 हो गया। आगे समझ में बात। नेक्स्ट क्या हो रहा है देखिए, ये बाउंड्री बंद हुआ, घूम के कहा जाएंगे i प्लस प्लस पे, तो अब जाके मेरे i का वैल्यू ना 3 हो जाएगा। ध्यान से देखिए क्या 3 लेस देन और इक्वल टू 3 है क्या? करेक्ट। तो अब जब आप नीचे आ गए तो न्यू सम निकालने के लिए ओल्ड सम की जरूरत है, तो ओल्ड सम कितना है मेरा 6 है। तो देखो 6 प्लस एक्स टू दी पावर आई, तो एक्स टू दी पावर आई का मतलब हो गया 2 टू दी पावर 3, तो 2 का क्यूब होता है 8, ठीक है, पहले से 6 है तो इसका आंसर 14 हो गया। अब जब आई बढ़ाओगे आई बढ़ के 4 हो गया, चेक करना क्या 4 इज लेस देन और इक्वल टू 3? नॉट एट ऑल, आपका लूप चलना खत्म, आप निकल लिए बाहर। याद कीजिए फंक्शन का मतलब होता है ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट्स रिलेटेड टू ईच अदर परफॉर्मिंग अ स्पेसिफिक टास्क। ठीक है, तो ये फंक्शन का डेफिनेशन था। तो आपने देखा ये फंक्शन स्टेटमेंट्स का ग्रुप है, एक दूसरे से रिलेटेड है और एक स्पेसिफिक काम पूरा कर रहा है। तो किस काम को इसने पूरा किया? सम कैलकुलेट करने का। फिर हम ये भी बताए थे इट मे रिटर्न सम वैल्यू इफ रिक्वायर्ड। तो ये बताओ आपका फंक्शन क्या लौटाने का प्रॉमिस किया है? आपका जो सम नाम का फंक्शन है वो क्या रिटर्न करने का प्रॉमिस किया है? इंटीजर। सो एट द लास्ट वी विल रिटर्न s एंड दिस s इज एक्चुअली इंटीजर। सो रिटर्न क्या करेगा? जो कंट्रोल यहां से कॉल होके आया है उस कंट्रोल को रिटर्न वापस लौटा देगा, साथ में s का जो वैल्यू होगा वो भी लौटा देगा। ये बताओ मेरे s का वैल्यू कितना है 14 है, लास्ट में मेरे सम का वैल्यू 14 है और उसका क्वालिटी देखो इंटीजर है, क्योंकि फंक्शन का रिटर्न टाइप अगर इंटीजर है तो रिटर्न में इंटीजर ही लौटाना है। तो मेरे s का वैल्यू कितना हो गया 14। तो ये 14 को जब आप लौटाएंगे तो वो 14 रिटर्न होने के बाद, समझिएगा बात, 14 रिटर्न होने के बाद इस जगह पे आके पुट हो जाएगा, तो मतलब ये चीज रिप्लेस हो जाएगा 14 से। अब वो 14 फिर किसको मिल जाएगा? रिजल्ट को, यानी मेरे रिजल्ट में 14 लौट के आया, अब मेरे रिजल्ट का वैल्यू 14 हो गया लास्ट में। अब जो मेन फंक्शन में आप वापस आ चुके हैं, देखिएगा ध्यान से, मेन से कंट्रोल जा चुका था, अब कंट्रोल मेन में वापस आ चुका है। तो वापस आने के बाद अब जो बचा खुचा काम है उसको पूरा कीजिए और लाइफ खत्म कीजिए। तो बोलिए नीचे आने के बाद इस वाले सी आउट ने कौन सा मैसेज प्रिंट किया? इसने प्रिंट किया रिजल्ट इज इक्वल टू RES, यानी कि मेरे मॉनिटर पे जवाब आएगा रिजल्ट इज इक्वल टू RES। एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ RES? द वैल्यू ऑफ RES इज व्हाट 14, तो यू विल हियर यू विल गेट 14। ओके, उसके बाद देखो गेट CH आता है, स्क्रीन को पकड़ के बैठा रहेगा, आप कोई की प्रेस करेंगे तब ये स्क्रीन आपका रिलीज होगा, फिर मेन फंक्शन इज ओवर एंड लाइफ इज ऑल्सो ओवर। तो इस तरीके से फंक्शन वर्क करता है, उसका रिवीजन आज हम लोग किए लेकिन दूसरे क्वेश्चन के हेल्प से। तो आप क्वेश्चन कोई भी बनाते जाएं, फंक्शन में यही स्ट्रेटेजी बार बार इस्तेमाल होगा। फंक्शन का यहां घोषणा करेंगे, फंक्शन का बॉडी बनाएंगे, फंक्शन का कोडिंग डिफाइन करेंगे जिस मकसद के लिए आप उस फंक्शन को बनाने आए हैं, और जब जब जरूरत होगा तब तब आप उस फंक्शन को कॉल भी करेंगे। ठीक है, तो फंक्शन में 3 नाम याद रखना, फंक्शन को डिक्लेयर करना, प्रोटोटाइपिंग कहते हैं इसको, फंक्शन का कोडिंग करना, फंक्शन डेफिनेशन कहते हैं इसको, अब फंक्शन को इस्तेमाल करने के लिए बुलाना, फंक्शन कॉलिंग कहते हैं उसको। सो जब फंक्शन इस्तेमाल होता है उसको फंक्शन कॉल बोलिएगा, जहां फंक्शन का कोडिंग निर्धारित होता है उसको फंक्शन का डेफिनेशन बोलिएगा, और जब इसका सिर्फ जिक्र करके आप शांत हो जाते हैं और टर्मिनेटर लगा देते हैं तो इसको फंक्शन का प्रोटोटाइप या फंक्शन का डिक्लेरेशन कहा जाता है। तो फंक्शन का इस तरीके से हम लोग इस्तेमाल किया करते हैं। तो ये इस टॉपिक में, सॉरी, इस एग्जांपल में आप ये सीखे
फंक्शन कैसे बना, फंक्शन कैसे यूज में लाया गया, फंक्शन का कोडिंग किस तरीके से किया गया। तो ये तो बेसिक इंट्रो था फंक्शन के बारे में। अब देखिए फंक्शन को जब आप ध्यान दीजिएगा, फंक्शन को जब आप कॉल करते हैं तो आपको उसमें वैल्यूज भेजना पड़ता है, ये आपने देखा। फिर क्या हुआ था याद है, इस n और इस x का जो वैल्यू है, वैल्यू n और x का जो वैल्यू है वो जाकर कॉपी पेस्ट हो गया, वो जाकर डुप्लीकेट हो गया वहां के n और x में। ठीक है, ये ध्यान से सुनिए, फंक्शन जब कॉल हुआ था तो यहां के n और x का वैल्यू वहां जाके कॉपी पेस्ट हो गया था फंक्शन वाले n और x के भीतर। समझ में आ रहा बात? तो ये सब जो प्रोसेस होता है, इन सब को समझने के लिए अब आप एक टॉपिक यहाँ पे डिस्कशन करने जा रहे हैं, और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। टॉपिक का नाम पता है क्या है? टॉपिक का नाम है कॉलिंग अ फंक्शन। इस टॉपिक का नाम है कॉलिंग अ फंक्शन, या पता इसी को हम लोग क्या बुलाते हैं? और इसको हम लोग बुलाते हैं पासिंग वैल्यूज टू अ फंक्शन। यानी फंक्शन को कॉल करना एक दूसरे नाम से भी जाना जाता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग क्या बोलते हैं? पासिंग वैल्यूज टू अ फंक्शन भी बोलते हैं। यानी फंक्शन को कॉल करना या फंक्शन को वैल्यूज पास करना, वो बात अभी हम लोग यहाँ पे सीखने जा रहे हैं। सुनिए, जब हमारा फंक्शन कॉल होता है, देख रहे हैं, ये इसको कहते हैं फंक्शन कॉल करना। तो जब हमारा फंक्शन कॉल होता है तो उसमें आप वैल्यूज भी तो सेंड कर रहे हैं ना। तो फंक्शन को कॉल करना, उसको हम लोग और क्या नाम से जानते हैं? पासिंग वैल्यूज टू अ फंक्शन। यानी फंक्शन को हम लोग क्या ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं? फंक्शन को हम लोग दरअसल में वैल्यूज भी ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं। उसी टॉपिक का नाम है कॉलिंग अ फंक्शन, या उसका दूसरा नाम क्या लिखा है? पासिंग वैल्यूज टू अ फंक्शन। इस तरह से उसका यहाँ पे नाम लिखा हुआ है। तो अगर इसके डेफिनेशन की बात करेंगे, क्या होता है फंक्शन को कॉल करना या फंक्शन को वैल्यू पास करना, तो डेफिनेशन इसका ये होगा कि इट इज द प्रोसेस ऑफ पासिंग वैल्यूज टू अ फंक्शन। तो इसका डेफिनेशन क्या बोलेंगे? फंक्शन को वैल्यू पास करने का एक तरीका होता है। ठीक है, 2 मिनट वेट कीजिए। ठीक है, तो हम ये कह रहे थे कि फंक्शन को कॉल करना को हम लोग और किस नाम से जानते हैं? पासिंग वैल्यूज टू अ फंक्शन बुलाते हैं। तो डेफिनेशन क्या बोलेंगे? यहां पे आपको बोलना पड़ेगा द डिफरेंट मेथड्स ऑफ कॉलिंग अ फंक्शन। यानी कि जो अलग अलग मेथड है जिससे हम लोग किसी फंक्शन को क्या करते हैं? कॉल करते हैं, वो नीचे दिया जा रहा है। द डिफरेंट मेथड्स ऑफ कॉलिंग अ फंक्शन आर। तो सुनिए, फंक्शन को कॉल करना यानी फंक्शन को वैल्यूज पास करना, इसके अलग अलग मेथड्स होते हैं। तो मेथड्स क्या हैं? फर्स्ट मेथड आप यहाँ पे सुन रहे हैं, जिसको हम लोग नाम देंगे कॉल बाय वैल्यू मेथड, या फिर हम लोग इसको और क्या नाम देंगे? हम लोग इसको नाम देंगे पास बाय वैल्यू मेथड। ठीक है ना? यानी फंक्शन जो हम लोग कॉल करते हैं, फंक्शन को जब इस्तेमाल करते हैं तो फंक्शन को कॉल करने के लिए डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स हम लोग यूज करते हैं, जिसमें एक मेथड का नाम क्या है? कॉल बाय वैल्यू। उसी का दूसरा नाम आपने सुना, पास बाय वैल्यू मेथड बोल रहे हैं उसको। और इसको यूज करने का जो सेकंड तरीका होता है, उसको हम लोग नाम देते हैं कॉल बाय एड्रेस और रेफरेंस। ठीक है, तो इसी को हम लोग और क्या नाम देंगे? समझ गए होंगे आप। इसको हम लोग नाम देंगे पास बाय एड्रेस और रेफरेंस मेथड। इसका मतलब आप समझ रहे हैं? सुनिए, हम लोग जब प्रोग्रामिंग सी प्लस प्लस में फंक्शन को जब कॉल करते हैं, तो फंक्शन को कॉल करने का अलग अलग तरीका होता है, अलग अलग मेथड्स होता है, जिसमें फंक्शन कॉल करने का जो मेथड्स है, उसमें जो वेरी फर्स्ट मेथड है उसका नाम है कॉल बाय वैल्यू मेथड। उसको और क्या से कह सकते हैं? पास बाय वैल्यू मेथड भी कह सकते हैं।
फंक्शन कॉल करने का एक और स्ट्रेटेजी है, उसका नाम सुने, क्या है? कॉल बाय एड्रेस मेथड। उसी को बोलेंगे पास बाय एड्रेस मेथड। लेकिन ये काम करने का एक और स्ट्रेटेजी है, उसको कहते हैं कॉल बाय रेफरेंस मेथड, या उसको कहेंगे पास बाय रेफरेंस मेथड। अब आप सोचेंगे सर इसको आप दो बार क्यों बोल दिए? तो सुनिए, रिटन पॉइंट ऑफ व्यू से, लिखने के पॉइंट ऑफ व्यू से, कॉल बाय एड्रेस जो मेथड है इसका अलग स्टाइल है लिखने का। कॉल बाय रेफरेंस जो होता है ये लिखने के हिसाब से अलग हो जाता है। मतलब रिटेन पॉइंट ऑफ व्यू से, कोडिंग जब करेंगे उसके पॉइंट ऑफ व्यू से, कॉल बाय एड्रेस अलग स्टाइल में लिखाता है और कॉल बाय रेफरेंस दूसरे ही स्टाइल में लिखाता है, पता है? कॉल बाय वैल्यू तो खैर है ही अलग, पर इन दोनों मेथड्स का जब आप रिजल्ट चेक कीजिएगा, इस मेथड और इस मेथड के चलते जो काम हुआ, जो रिजल्ट आया, उसको जब आप चेक करेंगे तो वो आपको एग्जैक्टली सेम नजर आएगा। मतलब जो काम कॉल बाय एड्रेस कर रहा है, एग्जैक्टली वही काम आप देखेंगे कॉल बाय रेफरेंस से भी आप कर गुजरते हैं। बस फर्क यह है कि कॉल बाय एड्रेस का कोडिंग होता है अलग टाइप का, और कॉल बाय रेफरेंस को लिखने का जो तरीका है, जो कोडिंग है, वो अलग टाइप का होगा। पर मकसद दोनों का सेम है, इसीलिए दोनों को कनेक्ट करके साथ में लिखा जाता है। और आज की क्लास में हम आपको बताएंगे कि कॉल बाय वैल्यू मेथड किस तरीके से काम करता है और कॉल बाय रेफरेंस मेथड किस तरीके से काम करता है। हम लोग ये दो टॉपिक आज के क्लास में सीखने वाले हैं अब। लेकिन ये मेथड है ना कॉल बाय एड्रेस, ये कॉल बाय एड्रेस आपको समझ में अभी नहीं आएगा, क्योंकि कॉल बाय एड्रेस मेथड आप तब समझ पाएंगे जब आप एक टॉपिक पढ़ेंगे आगे का एडवांस टॉपिक, जिसका नाम है पॉइंटर। यानी पॉइंटर नाम का एक चैप्टर है, जब उसका वो एडवांस वाला टॉपिक जब आप सीखने लगेंगे तब समझ में आएगा कॉल बाय एड्रेस होता क्या है। पर आज के लेवल तक जितना आप पढ़ाई किए हैं उसके बेसिस पर आप कॉल बाय वैल्यू तो समझ जाएंगे और कॉल बाय रेफरेंस भी समझ जाएंगे आप, लेकिन कॉल बाय एड्रेस के लिए आपको पॉइंटर समझना होगा। तो आई होप आप समझ गए कि ये दोनों को साथ में हम क्यों लिखे हैं, भले दोनों अलग है लिखने के लिए, क्योंकि कॉल बाय एड्रेस मेथड का काम, कॉल बाय रेफरेंस मेथड का काम, दोनों का वर्क सेम है, दोनों का रिजल्ट सेम प्रोड्यूस होगा, पर लिखने के पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों का स्टाइल अलग है, इसीलिए उस हिसाब से दोनों अलग भी हो जाता है। ठीक है ना? तो आज हम लोग कॉल बाय वैल्यू मेथड का शुरुआत कर रहे हैं, उसके बाद कॉल बाय रेफरेंस भी बताएंगे। तो मेरा हेडिंग जो नेक्स्ट अब यहाँ पे पढ़ाने का है वो देखो कौन सा लिखा हुआ मेथड में। इस मेथड का नाम है कॉल बाय वैल्यू मेथड। तो सुनो, नाम से क्या लगता है, कॉल बाय वैल्यू मेथड में हम लोग जो प्राथमिकता या जो प्रायोरिटी देंगे वो वैल्यू को देंगे। यानी कॉल बाय वैल्यू मेथड में जो प्रायोरिटी होता है वो वैल्यू को दिया जाता है, मतलब वैल्यू को उसको प्रायोरिटी देते हैं। तो कॉल बाय वैल्यू मेथड का डेफिनेशन अगर कोई पूछे क्या है, तो पहले चलो उसको डिफाइन करते हैं, अब फिर इसका हम लोग एग्जाम्पल करेंगे प्रोग्राम के साथ। तो क्या होता है इस मेथड में, सुनिए, इसका डेफिनेशन ये होगा कि इन दिस मेथड ओनली द वैल्यू, इन दिस मेथड ओनली द वैल्यू गेट्स कॉपीड। इस मेथड में क्या होगा, वैल्यू कॉपी पेस्ट होता है। ओनली द वैल्यू गेट्स कॉपीड फ्रॉम, only the value gets copied from the actual argument to the formal argument। इसका मतलब ये हुआ, इस मेथड में सिर्फ वैल्यू को कॉपी पेस्ट करते हैं। ठीक है ना? कॉल बाय वैल्यू में प्राथमिकता वैल्यू को मिलता है, हम आपको अभी अभी बताए। तो इस मेथड में वैल्यू को प्रायोरिटी देते हैं, वैल्यू को कॉपी करते हैं एक्चुअल आर्ग्यूमेंट से फॉर्मल आर्ग्यूमेंट के पास। ठीक है? अब बात ये नहीं समझ रहे होंगे आप कि ये एक्चुअल आर्ग्यूमेंट और फॉर्मल आर्ग्यूमेंट क्या है, तो इसको पहले आप समझ लीजिए। आपको याद है अभी हम फंक्शन कॉल करके आपको दिखा रहे थे, तो सुनिए, जब हम फंक्शन को कॉल करके दिखा रहे थे, जब हम फंक्शन को कॉल करके दिखा रहे थे, तो उसमें जिन आर्ग्यूमेंट्स को भेजा जाता है उनको कहा जाता है एक्चुअल आर्ग्यूमेंट्स। यानी कि जब हम सम को कॉल किए थे तो हम उसमें नहीं भेजे थे n और x यहां वाला, तो इसको कहते हैं एक्चुअल आर्ग्यूमेंट, जिस आर्ग्यूमेंट को फंक्शन कॉल के समय सेंड किया जाता है। एक बात। दूसरा बात, जब आपका फंक्शन कॉल हुआ था तो याद है कंट्रोल ट्रांसफर होकर उस फंक्शन में समा गया था।
तो सुनो, उस फंक्शन ने दो आर्ग्यूमेंट से वेलकम किया था भेजे गए आर्ग्यूमेंट्स का। तो बात समझिएगा, फंक्शन जब कॉल होता है तो उस समय जिन आर्ग्यूमेंट्स को सेंड किया जाता है उनको बोला जाता है एक्चुअल आर्ग्यूमेंट, ठीक है। और जिसके पास सेंड किया जाता है उनको कहा जाता है फॉर्मल आर्ग्यूमेंट्स, क्योंकि ये आर्ग्यूमेंट्स एक्चुअल आर्ग्यूमेंट के लिए फॉर्मेलिटी करने का काम करता है। इसका मतलब ये हुआ, कॉल करने के समय जो आर्ग्यूमेंट्स भेजे जाते हैं उनको एक्चुअल आर्ग्यूमेंट्स कहते हैं, और जो फंक्शन कॉल हो चुका है उसमें जिन आर्ग्यूमेंट्स का इंतजाम करते हैं, जिनको भेजे गए चीजों का वेलकम करना है, उनको कहते हैं फॉर्मल आर्ग्यूमेंट्स। वेरी वेरी इजी। अब ध्यान से सुनना, कॉल बाय वैल्यू मेथड वो मेथड होता है जिसमें एक्चुअल आर्ग्यूमेंट के द्वारा जो वैल्यूज भेजा गया होगा उन वैल्यूज को कॉपी पेस्ट करता है फॉर्मल आर्ग्यूमेंट्स। आपने देखा था ना पिछली बार, सम को जब कॉल किए थे मेन के अंदर से, तो मेन के अंदर से हम 3 और 2 को भेजे थे n और x में से, तो ये था एक्चुअल आर्ग्यूमेंट। और इसका स्वागत याद है, सम नाम के फंक्शन के एरिया में आपने किया था, n बनाकर और x बनाकर। तो ये n और x जो है ना, इसको 3 और 2 मिला जो एक्चुअल से भेजा गया था। तो एक्चुअल आर्ग्यूमेंट का जो 3 एंड 2 है वो फॉर्मल आर्ग्यूमेंट n और x में जाके कॉपी पेस्ट हो गया है। देखिए, तो इसका 3 वहां के n में कॉपी हुआ, इसका 2 वहां के x में कॉपी हुआ। यही होता है कॉल बाय वैल्यू मेथड, जो आप अनजाने में ही सही पहले से ही पढ़ लिए थे। यानी कि फंक्शन जब कॉल होता है तो उसमें जिस आर्ग्यूमेंट को सेंड करते हैं वो एक्चुअल आर्ग्यूमेंट है, और जिस फंक्शन के पास आप जाते हैं वहां जो आर्ग्यूमेंट का जिक्र है वो फॉर्मल आर्ग्यूमेंट है। और कॉल बाय वैल्यू मेथड एक ऐसा मेथड है जिसमें एक्चुअल आर्ग्यूमेंट का जो वैल्यू भेजा गया है उसको फॉर्मल आर्ग्यूमेंट्स में लाके कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। यानी कि ये n और x अलग कॉपी हो गया और ये n और x अलग कॉपी हो गया, पर वैल्यू इसी को स्वागत किया है वहां, पर ये अलग कॉपी है, इतना मान लीजिए। मतलब समझिए, ये टीचर का ओरिजिनल नोट्स है और नोट्स को टीचर ने बच्चों को दिया, लीजिए जेरोक्स करा लीजिए, फोटोकॉपी करा लीजिए, ठीक है। तो सुनो, जब बच्चा टीचर के नोट्स को लेकर फोटोकॉपी कराता है तो उस बच्चे के पास जो नोट्स आएगा, नोट्स तो टीचर वाला ही रहेगा, पर वो रहेगा तो अलग कॉपी ना, क्योंकि टीचर का ओरिजिनल नोट्स उनके पास है, उसका कॉपी बच्चों ने फोटोकॉपी करा रखा है, तो उनके पास एक नया कॉपी बन जाएगा, तो वो फॉर्मल कॉपी होगा। एक्चुअल कॉपी तो सर का नोट्स है। एकदम वैसे ही होता है। तो कॉल बाय वैल्यू मेथड में एक्चुअल आर्ग्यूमेंट का जो वैल्यू है वो फॉर्मल आर्ग्यूमेंट में कॉपी पेस्ट हो जाता है। एक और बात सुनिए, अगर आप इस फॉर्मल आर्ग्यूमेंट में कुछ भी चेंज करते हैं, इस n और इस x में, यहां के एरिया में कुछ भी चेंज करते हैं, तो वो चेंज सिर्फ फॉर्मल पे सीमित रहेगा, वो एक्चुअल को अफेक्ट नहीं करेगा। यानी कि टीचर ने ओरिजिनल नोट्स दिया, वो एक्चुअल आर्ग्यूमेंट हो गया। बच्चों ने नोट्स रिसीव करके उसका फोटोकॉपी करा लिया, तो बच्चों के पास भी टीचर के नोट्स का एक डुप्लीकेट कॉपी आ गया, तो वो फॉर्मल आर्ग्यूमेंट हो गया। अब आप अगर उस फॉर्मल नोट्स पे, आई मीन फोटोकॉपी वाले नोट्स पे कुछ भी चेंज करेंगे, तो वो चेंज सिर्फ आपके कॉपी पे सिमट के रह जाएगा, वो कभी भी ओरिजिनल नोट्स को डिस्टर्ब नहीं करेगा। इसी को कॉल बाय वैल्यू मेथड बोलते हैं प्रोग्रामिंग में। तो प्रोग्रामिंग में कॉल बाय वैल्यू मेथड को हम फिर से बता रहे हैं, ये वो मेथड है जिसमें वैल्यू कॉपी पेस्ट होता है एक्चुअल आर्ग्यूमेंट से फॉर्मल आर्ग्यूमेंट के पास। अब फॉर्मल आर्ग्यूमेंट में अगर कोई चेंज किया जाएगा तो एक्चुअल आर्ग्यूमेंट को डिस्टर्ब वो नहीं करेगा, वो यहीं पे सिमट के रह जाएगा। पर मैटर क्या किया, वैल्यूज यहां से यहां कॉपी पेस्ट हुआ है, ये मैटर किया। और इस कॉपी पे, डुप्लीकेट कॉपी पे कुछ भी चेंज करोगे तो ओरिजिनल पे फर्क नहीं पड़ेगा, ये बात दिमाग में भर लीजिए, ठीक है ना। तो सुनिए, हम इसमें और क्या जोड़ने जा रहे हैं स्टेटमेंट। तो इन दिस मेथड ओनली द वैल्यू गेट्स कॉपीड फ्रॉम द एक्चुअल आर्ग्यूमेंट टू द फॉर्मल आर्ग्यूमेंट, ठीक है। अब हम क्या लिख रहे हैं, एंड एनी चेंजेस डन ऑन any changes done on the formal arguments and any changes done on the formal arguments does not affect the actual arguments। इसका मतलब समझ में आ रहा है? इसका मतलब ये है,
फॉर्मल आर्ग्यूमेंट्स पे आप कोई भी परिवर्तन करिएगा तो एक्चुअल आर्ग्यूमेंट को अफेक्ट नहीं किया जाएगा। तो कॉल बाय वैल्यू मेथड में प्राथमिकता वैल्यू को देते हैं, एक्चुअल आर्ग्यूमेंट से फॉर्मल आर्ग्यूमेंट्स में वैल्यू जाकर कॉपी एंड पेस्ट हो जाता है। अब क्योंकि फॉर्मल आर्ग्यूमेंट एक तरह से कॉपी पेस्ट है, डुप्लीकेट है, तो सोच कर देखो फॉर्मल आर्ग्यूमेंट जो कॉपी पेस्ट है उसमें परिवर्तन करने से एक्चुअल को थोड़ी वो डिस्टर्ब करेगा। वही बात लिखा है, एनी चेंजेस डन ऑन द फॉर्मल आर्ग्यूमेंट्स डज नॉट अफेक्ट द एक्चुअल आर्ग्यूमेंट्स। यानी फॉर्मल आर्ग्यूमेंट पे कोई परिवर्तन अगर आप करते हैं तो एक्चुअल आर्ग्यूमेंट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और ये कहानी को समझाने के लिए कि कैसे हम फॉर्मल में चेंज करेंगे तो एक्चुअल को फर्क नहीं पड़ेगा, इस कहानी को समझाने के लिए अब हम लोग एक प्रोग्राम का डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो मेरा क्वेश्चन था यहाँ पे, राइट अ प्रोग्राम टू स्वैप। अच्छा, पता है ये जो वर्ड है ना स्वैप, इस स्वैप का मतलब होता है दरअसल में इंटरचेंज करना। तो क्वेश्चन है, राइट अ प्रोग्राम टू स्वैप द टू नंबर्स। राइट अ प्रोग्राम टू स्वैप द टू नंबर्स। बस हम यहाँ मेथड में क्या जोड़ रहे हैं, यूजिंग कॉल बाय वैल्यू मेथड। तो क्वेश्चन आप समझ गए होंगे कि आपको एक ऐसा प्रोग्राम लिखना है जो दो नंबर्स को आपस में इंटरचेंज करेगा, दो नंबर्स को आपस में अदला बदली करेगा, एक्सचेंज करेगा। पर मेथड क्या प्रूफ करना है, तो आपको प्रूफ करना है कॉल बाय वैल्यू मेथड का यूज। इसका यूज लेते हुए आपको दो नंबर को स्वैप करके दिखाना है, ताकि हम जो आपको कहानी बता रहे थे ना कि एक्चुअल आर्ग्यूमेंट का वैल्यू फॉर्मल आर्ग्यूमेंट में कॉपी पेस्ट होता है, अब फॉर्मल आर्ग्यूमेंट में चेंज करते हैं तो एक्चुअल को फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है ना, तो उसी मेथड को प्रूफ करने के लिए आपको दो नंबर को इंटरचेंज या स्वैप करके दिखाना है। दिस इज माय क्वेश्चन। तो इसका जो आंसर है वो हम यहाँ पे लिख के दिखाते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या था वो तो आप देख लिया, अब आंसर देखिए। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे हैश इंक्लूड करके एक हेडर फाइल इंक्लूड करने जा रहे हैं, जो रोज इंक्लूड करते हैं, नाम है iostream.h। नेक्स्ट हेडर फाइल जो हम लोग यहाँ पे इंक्लूड करेंगे, लेट इट बी conio.h, क्लियर स्क्रीन एंड गेट ch के लिए। अब ध्यान से देखिए, क्योंकि हमको दो नंबर को अदला बदली करना है, स्वैप करना है, तो हम अपने फंक्शन का नाम ही रख देंगे स्वैप। फंक्शन का नाम ना टॉपिक से थोड़ा मिलता जुलता रखना चाहिए, तो हम अपने फंक्शन का नाम क्या रखने जा रहे हैं, स्वैप। अब ब्रैकेट में हम इसमें ब्रैकेट में लिख रहे हैं, देखो क्या, इंट। देखिए हम क्या लिख रहे हैं, इंट, मान लो इंट p कॉमा इंट q। और यहां पे रिटर्न टाइप हमको कुछ नहीं देना है तो वॉइड लगा देंगे। अब इसका मतलब समझिए, हम अभी जो फंक्शन का घोषणा किए, इस घोषणा के अकॉर्डिंग मेरे फंक्शन का नाम है स्वैप। अब मेरा जो स्वैप नाम का फंक्शन है, इसको ड्यूटी मिला है कि इसको दो वैल्यूज को आपस में इंटरचेंज करना है। और ये जो मेरा स्वैप नाम का फंक्शन है, इट इज गोइंग टू रिसीव टू इंटीजर आर्ग्यूमेंट्स। मतलब जब आप इस स्वैप नाम के फंक्शन को इस्तेमाल करिएगा तो आपको दो वैल्यूज भेजना है, इंटीजर टाइप का माइंडेड। और जब ये फंक्शन उन दोनों नंबर्स को आपस में अदला बदली कर देगा, तो देखो रिटर्न टाइप में हम वॉइड लिखे हैं। पता है वॉइड तब लगाया जाता है जब आपको फंक्शन से वैल्यू लौटवाने का कोई उम्मीद नहीं है। यानी जब आप चाहते हैं कि फंक्शन में रिटर्न ही ना लिखना पड़े, वैल्यू ही नहीं लौटाना पड़े, उस केस में आप वॉइड लगा सकते हैं। तो देखो ये कोई कैलकुलेशन का क्वेश्चन तो है नहीं कि हमको आपस में इसको जोड़ना है या इसका सम निकालना है। हमको बस दो नंबर अदला बदली करने का बात किया गया है, तो हमको रिटर्न करने के लिए कुछ बचेगा ही नहीं, इसीलिए हम रिटर्न टाइप में ना वॉइड लगा के बैठ गए हैं। ये तो मेरा घोषणा हो गया। अब ये देखो प्रोग्राम का जिंदगी तो लेकिन शुरू तो वॉइड मेन फंक्शन से ही होगा। तो मेन फंक्शन में एंटर करके देखो हम दो आर्ग्यूमेंट्स बनाए, दो घर बनाए, ए और बी, सिंपल। उसके बाद हम यहाँ पे यूज करेंगे क्लियर स्क्रीन फंक्शन। और अब हम यहाँ पे सी आउट के साथ यूजर से पूछेंगे एंटर वैल्यूज ऑफ ए एंड बी। हम यूजर से ए और बी का वैल्यूज के बारे में पूछताछ कर रहे हैं। रीड कौन करेगा, सी इन। इनपुट किसको कराएगा, ए और बी को रेस्पेक्टिवली। तो ए और बी में दो वैल्यूज इनपुट हो जाएगा। अब देखिए क्योंकि अभी नंबर्स इंटरचेंज नहीं हुआ है, तो ये जो सी आउट है
वो मेरे मॉनिटर पे देखो कौन सा मैसेज प्रिंट करेगा, बिफोर स्वैप फंक्शन कॉल a इज इक्वल टू a, इन्वर्टेड कॉमा में क्या लिखेंगे, एंड b इज इक्वल टू b। ये स्वैप को इंटरचेंज होने से पहले का स्थिति है। देखिए अब हम यहाँ पे स्वैप नाम के फंक्शन को कॉल करने जा रहे हैं और हम उसमें a और b को पास करने जा रहे हैं स्वैप को कॉल करके, और वहां से लौट के आने के बाद का स्थिति अब हम यहाँ पे बताएंगे। तो मेरा मैसेज क्या है, आफ्टर स्वैप फंक्शन कॉलिंग a का वैल्यू में a है एंड b के वैल्यू में b है, ये बात हम यूजर को बताएंगे और यहाँ पे हम लगा देंगे गेट ch। ये मेरा मेन ओवर लाइफ ओवर होने का केस है। पर ये फंक्शन जो कॉल होगा स्वैप नाम का, आखिर उसका तो कोड कहीं लिखना है हमको, तो हम इस स्वैप का कोड अब यहाँ पे लिखने जा रहे हैं। ध्यान से देखिए, मेरे फंक्शन का नाम है स्वैप, वो मेरे से दो आर्ग्यूमेंट्स मांगा, इंट p और एक है इंट q। अंदर जाने के बाद अदला बदली करना है तो हम एक टेम्पोररी नाम का घर बना लिए, टेम्प फॉर टेम्पोररी। उसके बाद देखो कैसे एक्सचेंज हो रहा है वैल्यूज, टेम्पोररी इज इक्वल टू p, p इज इक्वल टू q एंड q इज इक्वल टू टेम्पोररी। अब एक्सचेंज हो गया होगा तो उसको प्रूफ देना है कि एक्सचेंज हो गया है, तो हम यहाँ सी आउट के साथ स्लैश एन करके मैसेज देखो क्या लिख रहे हैं, हम लिख रहे हैं स्वैप्ड वैल्यूज आर a इज इक्वल टू p एंड b इज इक्वल टू q सेमीकोलन। नाउ ये फंक्शन अब यहां पे हो रहा है खत्म, बन गया प्रोग्राम। अब हम इसको एग्जीक्यूट करके दिखाते हैं। देखिए सबसे पहले क्या हो रहा है, देखिए सबसे पहले क्या हो रहा है कि हम लोग हेडर फाइल कौन कौन सा लेके रखे हैं। पहले हेडर फाइल तो हम लिए हैं यहाँ पे iostream.h और दूसरा हेडर फाइल हम लिए हैं conio.h। फंक्शन का जो घोषणा किए, क्या नाम का फंक्शन है मेरे पास, स्वैप नाम का फंक्शन है। तो मेरे फंक्शन का नाम स्वैप है जो मेरे से दो इंटीजर वैल्यूज रिसीव कर रहा है और रिटर्न के नाम पे कुछ नहीं कर रहा, मतलब मेरा फंक्शन इज गोइंग टू रिटर्न नथिंग, वॉइड है। ये तो घोषणा है ना फंक्शन का। अब देखो इस फंक्शन को यहां डिफाइन किया गया है, ये जिक्र था, घोषणा था, यहां डिफाइन हुआ है। सुनिए, जब मेरा ये फंक्शन यहां डिफाइन हुआ है तो इसकी रिटर्न टाइप में क्या था, वॉइड। वॉइड मतलब मेरा फंक्शन कुछ नहीं लौटाएगा, तो देखो रिटर्न दिख ही नहीं रहा नीचे। और याद है पिछले क्वेश्चन में इंट था रिटर्न टाइप, इंट सम, इंट सम, तो याद करो काम करके लौटाते थे, रिटर्न करते थे। पर इस बार रिटर्न टाइप क्या है, वॉइड। वॉइड मतलब नथिंग टू बी रिटर्न, तो इसका रिटर्न टाइप वॉइड है, तो देखो रिटर्न गायब है, कुछ है ही नहीं। और इसीलिए याद करिए वॉइड मेन जब आप लगाते, ये देखिए वॉइड मेन जब आप लगाते हैं तो वॉइड मेन से हमको नहीं लौटाना होता, तो हम यहाँ पे इसलिए रिटर्न नहीं लिखते हैं कभी। वॉइड मेन लगाओ रिटर्न से बच जाओ, उस टाइप का सिस्टम था वहां। और यहाँ स्वैप का रिटर्न टाइप क्या है, वॉइड, तो देखो इसमें से रिटर्न मिसिंग है। पर थोड़े वक्त पहले हम एक दूसरा प्रोग्राम पढ़ाए थे सम निकालने वाला, तो उसमें लिखे थे ना इंट सम। तो इंट सम मतलब एक्सपेक्टेड है कि मेरा सम इंटीजर लौटाएगा, तो हमको रिटर्न के साथ सम लौटाना पड़ता था पिछले एग्जाम्पल में। खैर फंक्शन का घोषणा हो चुका है, यहां फंक्शन का डेफिनेशन हो चुका है, पर प्रोग्राम का जिंदगी तो शुरू मेन फंक्शन से ही होगा। तो ध्यान से देखना, ये है मेरा मेन फंक्शन का एरिया, ध्यान से देखिए ये मेरे मेन फंक्शन का एरिया है। अब ये बताओ लाइफ मेन फंक्शन से शुरू होगा तो आप मेन के एरिया में जाएंगे, तो इंटीजर टाइप का कौन कौन सा घर बन गया, एक बन गया ए नाम का, एक बन गया बी नाम का। ठीक है, सुनो ये मेरा मॉनिटर है, तो मेरे मॉनिटर पे उस वाले सी आउट ने कौन सा मैसेज प्रिंट किया, सॉरी क्लियर स्क्रीन ने पहले उसको साफ कर लिया इस मॉनिटर को। अब ये सी आउट ने कौन सा मैसेज प्रिंट किया, एंटर वैल्यूज ऑफ ए एंड बी, मतलब ए और बी का वैल्यू का जुगाड़ करिए। देखिए मैसेज आया एंटर वैल्यूज ऑफ ए एंड बी, ये बोला हम ए का वैल्यू 9 दे दिए और हम बी का वैल्यू 4 दे दिए, मेरी मर्जी। तो इस 9 को 4 को हम कीबोर्ड से टाइप किए, रीड किसने किया, सी इन ने। तो ये सी इन 9 को रीड करके किसमें इनपुट करवाएगा, ए में, मेन फंक्शन के अंदर ए में 9 आ गया। और ये सी इन 4 को इनपुट करवा के सी इन के थ्रू किसमें डलवाएगा, बी में, तो मेरे बी का वैल्यू 4 हो गया। ध्यान रखिएगा अभी तक आप मेन फंक्शन के एरिया में ही बातचीत कर रहे हैं,
तो मेरे मेन के एरिया में ए को 9 मिला, बी को 4 मिला। ऑल राइट, अब देखो इस वाले सी आउट ने क्या मैसेज छापा है, पढ़िए। मैसेज क्या छापा है, पढ़िए। बिफोर स्वैप फंक्शन कॉल। एक बात बताओ, फंक्शन यहां ना कॉल हो रहा है, फंक्शन तो यहां ना कॉल हो रहा है, तो कॉल होने से पहले का स्थिति वो बता रहा है, फंक्शन में जाने से पहले का स्थिति वो बता रहा है। तो ये सी आउट आपके मॉनिटर पे कौन सा मैसेज प्रिंट करने लगा, ये मैसेज प्रिंट करने लगा बिफोर स्वैप फंक्शन कॉल ए इक्वल्स, मतलब ये आपको बताना चाहता है कि फंक्शन में जाने से पहले ए का क्या स्थिति है, यानी बिफोर स्वैप फंक्शन कॉल ए इज इक्वल टू व्हाट, ए। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए, 9। देखिए अभी हम फंक्शन में गए नहीं हैं, फंक्शन में जाने से पहले जब आप मेन में हैं तो ए का स्थिति अभी 9 है, तो 9 बताए। कंटिन्यू करिए मैसेज इन्वर्टेड कॉमा में, एंड बी इज इक्वल टू, तो देखो यहां पे क्या लिखता है आगे, एंड बी इज इक्वल टू, किसका वैल्यू छापेंगे, बी का। तो ये बताओ मेरे बी में फिलहाल 4 है, सो हियर यू विल गेट 4। देखो अभी हम लोग वो वैल्यू छाप रहे हैं ए और बी का जो मेन फंक्शन की जोन में है, फंक्शन कॉल हुआ नहीं है उसके पहले का स्थिति हम आपको बता रहे हैं, एक्चुअल वैल्यूज। अब ध्यान से सुनिए, यहां पे कौन सा फंक्शन कॉल होने जा रहा है, स्वैप। और जब स्वैप कॉल होगा तो आपको अच्छी तरह मालूम है, स्वैप कॉल होगा तो कंट्रोल उसमें जाएगा। सुनिए, जब स्वैप कॉल होगा तो जब कंट्रोल जाएगा, तो याद है ना, फंक्शन को कॉल करने के समय जो आर्ग्यूमेंट्स भेजा जाता है उन्हीं को तो कहते हैं हम लोग एक्चुअल आर्ग्यूमेंट्स। तो ये मेरा एक्चुअल आर्ग्यूमेंट्स है, ये ए और बी। आपको रूल याद है, फंक्शन जब कॉल होता है तो उस समय जो एक्चुअल आर्ग्यूमेंट होगा उसका जो वैल्यू होगा वो जाके कॉपी पेस्ट हो जाएगा फॉर्मल आर्ग्यूमेंट्स में। ये कौन से आर्ग्यूमेंट्स हैं, ये हमारे फॉर्मल आर्ग्यूमेंट्स हैं। तो क्योंकि आप लोग कॉल बाय वैल्यू मेथड पढ़ रहे हैं, तो एक्चुअल आर्ग्यूमेंट जो ए और बी है इसका वैल्यू को कॉपी पेस्ट कर लीजिए फॉर्मल आर्ग्यूमेंट्स पी और क्यू में रेस्पेक्टिवली। तो मेरे एक्चुअल आर्ग्यूमेंट ए और बी को जब आप कॉल करके फॉर्मल आर्ग्यूमेंट पी क्यू पे पहुंचाए तो उसका स्थिति कुछ ऐसा हो गया। देखिए हम लोग यहां से जंप करके किस फंक्शन में गए हैं, स्वैप नाम के फंक्शन में गए हैं, ये देखिए। तो कंट्रोल हमारा मेन से उड़ के स्वैप फंक्शन को कॉल करके स्वैप में चला गया, तो एक्चुअल आर्ग्यूमेंट तो ए और बी पास हुआ है, तो फॉर्मल आर्ग्यूमेंट कौन है, पी एंड क्यू है। तो स्वैप फंक्शन में पी एंड क्यू फॉर्मल आर्ग्यूमेंट्स हैं। तो क्या होता है ना, एक्चुअल आर्ग्यूमेंट का वैल्यूज कॉपी एंड पेस्ट हो जाएगा फॉर्मल आर्ग्यूमेंट्स पी एंड क्यू में। तो मेरे पी क्यू का वैल्यू 9 एंड 4 हो जाएगा, माइंड इट। पी क्यू का वैल्यू हो जाएगा ए और बी का वैल्यू कॉपी करके 9 एंड 4। अब सुनिए, जब आप इस फंक्शन के अंदर गए तो इसके अंदर जाकर एक टेम्पोररी नाम का घर बन गया, ये देखिए। अब आप क्या लिखे हैं, टेम्पोररी में पी कॉपी हो जाएगा, समझिएगा बात, टेम्पोररी में पी कॉपी हो जाएगा तो मेरे टेम्पोररी को 9 मिल जाएगा। फिर सुनिए, पी में क्यू कॉपी होगा, पी में जब क्यू कॉपी होगा तो मेरे पी में क्यू जब डलेगा तो मेरे पी में 4 आ जाएगा, और क्यू में कौन आ जाएगा, टेम्प। तो अगर मेरे क्यू में टेम्प आ जाएगा तो यहां पे 9 हो जाएगा। अब जरा सोचिए, आप यहां पे टेम्पोररी की मदद से P और Q का वैल्यू को आपस में अदला बदली कर दिए। देख रहे हैं आप, P में 4 आ चुका है और Q में 9 आ चुका है, एक्सचेंज हो गया दोनों वैल्यूज। तो क्या A और B भी एक्सचेंज हो गया, तो जी नहीं, क्योंकि ये कॉल बाय वैल्यू मेथड में फॉर्मल आर्ग्यूमेंट PQ पे कुछ भी चेंज करोगे तो कुछ भी चेंज करेंगे तो आप क्या देखेंगे कि एक्चुअल पे कोई फर्क नहीं पड़ा। यानी कि PQ यहां फॉर्मल आर्ग्यूमेंट था, इस पे जब हम कुछ चेंज करेंगे, अदला बदली करेंगे, एक्सचेंज करेंगे, तो एक्चुअल आर्ग्यूमेंट को फर्क बिल्कुल भी नहीं पड़ा। देखिए प्रूफ है आपके सामने, क्योंकि P एंड Q फॉर्मल था, वो ए बी को कॉपी पेस्ट किया था, मतलब ये डुप्लीकेट्स कॉपी है। इन पे चेंज करोगे तो ओरिजिनल को फर्क तक नहीं पड़ा, देखो कोई फर्क नहीं पड़ा। स्वैपिंग हुआ है पर पी एंड क्यू का हुआ है, ए बी का नहीं हुआ है। पर एक बात बताओ, पी क्यू का तो स्वैपिंग हुआ है ना, पी क्यू तो आपस में वैल्यू एक्सचेंज कर लिया ना। अब उसको चलिए प्रिंट कराते हैं। ये बताइए सी आउट ने क्या प्रिंट किया लाइन बदलकर,
सी आउट ने क्या प्रिंट किया, यहां पर लाइन बदलकर बोलिए क्या लिखेगा ये, स्वैप्ड वैल्यूज आर ए इज इक्वल टू, याद करो पी किसका फॉर्मेलिटी निभाने आया था, ए का, तो मैसेज में हम ए लिखे हैं पर ए का फॉर्मेलिटी पी पूरा कर रहा है, अब बी का फॉर्मेलिटी क्यू पूरा कर रहा है। तो बताओ मैसेज में क्या लिखा, स्वैप्ड वैल्यूज आर ए इज इक्वल टू, तो ए के बिहाफ पे पी काम कर रहा है, तो मेरे पी में तो फोर्थ है ना, 4 आ गया, एंड बी इज इक्वल टू, ध्यान से देखिए, एंड बी इज इक्वल टू कौन, क्यू, एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ क्यू, तो मेरे क्यू में देखो 9 आ चुका था तो 9 आ गया। अब आपको यहां प्रूफ मिल गया है कि वैल्यू एक्सचेंज हुआ है। आप देख रहे हैं पी क्यू को जब हम अदला बदली किए तो पी ए के बिहाफ पे था, क्यू बी के बिहाफ पे था, तो आपको एक्सचेंज दिख रहा होगा, स्वैपिंग दिख रहा होगा। पर एक बात यह है कि ये स्वैपिंग तो आपने फॉर्मल पे किया है ना, फॉर्मल पे स्वैप हुआ, ठीक है बहुत बढ़िया, लेकिन फॉर्मल पे चेंज करने से एक्चुअल तो नहीं ना चेंज हुआ है, ओरिजिनल ए और बी नहीं ना चेंज हुआ है। अब आपको प्रूफ देना है कि ये चेंज नहीं हुआ है, तो चलिए उसको साबित करते हैं। मेरा फंक्शन यहां पे खत्म हो गया, हम इसमें कुछ कैलकुलेट नहीं किए, सिर्फ स्वैपिंग करके छोड़ दिए हैं, तो मेरे पास लौटाने के लिए कुछ नहीं बचा, तो कंट्रोल ऑटोमेटिकली खाली हाथ लौट के यहां पे आ जाएगा। याद है पहले आप वैल्यू लौटा के लाते थे तो यहां पे रिजल्ट में भर देते थे, याद है लिखते थे ना, रिजल्ट इज इक्वल टू सम, रिजल्ट इज इक्वल टू फैक्टोरियल, क्योंकि पहले लौटता था कुछ तो रिजल्ट में डालते थे। इस बार पहले से पता था कि हम खाली हाथ आने वाले हैं क्योंकि रिटर्न में वॉइड है, जब हम खाली हाथ आने वाले हैं तो हम यहां नहीं लिख सकते हैं रिजल्ट इज इक्वल टू समथिंग, इसलिए सिर्फ कॉल किए थे हम लोग, कंट्रोल गया, काम किया, खाली हाथ वापस आ गया। अच्छा वापस आ तो गया एटलीस्ट मेन में, अब मेन में वापस आके जो बचा कुचा काम एक बार वो प्रिंट करके देखिए क्या लिखा है। तो सुनिएगा ध्यान से, ये सी आउट फिर से कुछ छापना चाहता है, तो ये सी आउट लाइन बदलकर अब कौन सा मैसेज प्रिंट करेगा, ये प्रिंट करेगा आफ्टर स्वैप फंक्शन कॉल ए इक्वल्स, मतलब स्वैप फंक्शन कॉल इस लाइन को कह रहे हैं, स्वैप फंक्शन कॉल हो जाने के बाद ए इक्वल्स व्हाट ए, क्योंकि अब तो आप मेन में आ चुके हैं, तो मेन में आने के बाद ए का वैल्यू देखिए कौन है, मेन में आप आ चुके हैं तो मेन में ए का वैल्यू कौन है बताइए, 9, एंड बी इक्वल्स, उसके बाद बताओ मैसेज कैसे कंटिन्यू हुआ, एंड बी इक्वल्स व्हाट बी, तो मेन में बी का वैल्यू अभी भी कौन है 4, तब आपको प्रूफ मिल गया होगा। क्या प्रूफ मिला बताइए, फंक्शन में जाने से पहले ए और बी का वैल्यू 9 एंड 4 था, ये देखिए, फंक्शन में जाने के बाद 9 एंड 4 पीक्यू में कॉपी पेस्ट हो गया, आपने पीक्यू को अदला बदली किया और आपने जब छापा तो आपको परिवर्तन दिख रहा होगा, स्वैपिंग तो हो गया है, लेकिन जब आप वापस लौटकर मेन फंक्शन में आएंगे और जब आप दोबारा ए बी को प्रिंट करेंगे तो आप क्या देखेंगे कि ए बी को तो कोई फर्क ही नहीं पड़ा है। देखिए ना, स्वैपिंग होने के पहले भी वही हालत था, स्वैप से लौट के आने के बाद भी मेन फंक्शन में ए और बी का वही हालत है, यानी कि कॉल बाय वैल्यू मेथड में फॉर्मल पे परिवर्तन करने से एक्चुअल को फर्क नहीं पड़ा, इसी को कॉल बाय वैल्यू मेथड कहते हैं। और वो जो अगला मेथड नहीं है कॉल बाय रेफरेंस, उसमें देखिएगा फॉर्मल में चेंज करेंगे तो एक्चुअल देखना चेंज हो जाएगा, और इसमें चेंज नहीं हुआ था, यही फर्क है दोनों मेथड्स में। तो मेन इज ओवर, लाइफ इज ओवर हो जाएगा लास्ट में, ठीक है। तो आपको प्रूफ मिल गया कॉल बाय वैल्यू मेथड में एक्चुअल आर्ग्यूमेंट का वैल्यू जो भेजा गया उसका वेलकम फॉर्मल आर्ग्यूमेंट किया, अब फॉर्मल आर्ग्यूमेंट में चेंज करेंगे तो वो तो चेंज हो जाएगा, लेकिन जब आप लौट के दोबारा एक्चुअल आर्ग्यूमेंट्स पे नजर दौड़ाएंगे तो आप देखेंगे कि कोई चेंज तो हुआ ही नहीं था, क्योंकि वो चेंज फॉर्मल पे सिमट के रह जाता है, एक्चुअल तक उसका असर नहीं आता है। अब कॉल बाय रेफरेंस में क्या होगा, फॉर्मल पे चेंज करोगे तो एक्चुअल में चेंज हो जाएगा, वही चीज अब कॉल बाय रेफरेंस में हम लोग सीखने जा रहे हैं। तो जो सेकंड मेथड है उसका कहानी आप पहले से ही समझ गए हैं, उसमें फॉर्मल पे चेंज करेंगे तो एक्चुअल में परिवर्तन दिख जाएगा। तो ये जो हम नेक्स्ट मेथड अभी पढ़ाने वाले हैं उस मेथड का नाम है कॉल बाय रेफरेंस मेथड, एड्रेस नहीं है ये, रेफरेंस मेथड है, ये अलग है। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इस मेथड में क्या होगा बताएं, तो इन दिस मेथड ओनली द रेफरेंस, इन दिस मेथड ओनली द रेफरेंस, रेफरेंस मतलब पता है एक नया नाम को बोलेंगे, ओनली द रेफरेंस
गेट्स पास्ड फॉर द एक्चुअल आर्ग्यूमेंट, मतलब इसमें एक्चुअल आर्ग्यूमेंट का जानते हैं वैल्यू नहीं जाता है। एक्चुअल आर्ग्यूमेंट का वैल्यू कॉपी पेस्ट नहीं होगा बल्कि उसका नियंत्रण जाएगा, उसका रेफरेंस जाएगा। तो क्या लिखा है यहां पे, इन दिस मेथड ओनली द रेफरेंस गेट्स पास्ड फॉर द एक्चुअल आर्ग्यूमेंट्स टू द फॉर्मल आर्ग्यूमेंट्स, मतलब एक्चुअल आर्ग्यूमेंट से फॉर्मल आर्ग्यूमेंट के पास सिर्फ कंट्रोल जाएगा, रेफरेंस जाएगा, ठीक है। एंड एनी चेंजेस done on the formal arguments and any changes done on the formal arguments will affect the actual arguments, एक बात सुन लीजिए, एक्चुअल आर्ग्यूमेंट से फॉर्मल आर्ग्यूमेंट के पास इस बार हम लोग कंट्रोल भेजते हैं, नियंत्रण भेजते हैं, वैल्यू नहीं भेजेंगे इस बार। पिछली बार याद है एक्चुअल का वैल्यू डुप्लीकेट हो गया था फॉर्मल आर्ग्यूमेंट में, इस बार वो नहीं करेंगे। इस बार एक्चुअल आर्ग्यूमेंट का कंट्रोल ट्रांसफर होगा फॉर्मल आर्ग्यूमेंट में, कंट्रोल ट्रांसफर होगा, वैल्यू नहीं ट्रांसफर होगा। और फॉर्मल आर्ग्यूमेंट के पास क्योंकि नियंत्रण आया है, कंट्रोल आया है, तो सोच के देखिए फॉर्मल आर्ग्यूमेंट में कुछ भी चेंज करेंगे तो उसका जितना भी असर है वो देखने को कहां पे मिलेगा, एक्चुअल आर्ग्यूमेंट पे। यानी फॉर्मल पे जो किया गया परिवर्तन है वो किसको अफेक्ट करके रख देगा, एक्चुअल आर्ग्यूमेंट को अफेक्ट करके रख देगा। तो इसका प्रूफ देंगे हम लोग प्रोग्राम से। सेम क्वेश्चन हम ले रहे हैं, राइट अ प्रोग्राम टू स्वैप द टू नंबर्स, write a program to swap the two numbers using call by reference method। तो सुनिए हम सेम क्वेश्चन फिर से दे रहे हैं, बस मेथड बदल गया। क्वेश्चन वही है, दो नंबर को अदला बदली कीजिए, मेथड कौन सा यूज कीजिए, कॉल बाय रेफरेंस मेथड यूज कीजिए। यानी क्वेश्चन वही है, बस मेथड अलग है। मेथड अलग है मतलब कॉल बाय वैल्यू नहीं लगाना है, कॉल बाय रेफरेंस लगाना है। और ये पढ़ के आपको पता चल जाएगा दोनों मेथड्स में क्या फर्क है। तो चलिए दिखाते हैं यहाँ पे। देखिए सबसे पहले तो वही सब करेंगे आप, हेडर फाइल कौन सा इंक्लूड करेंगे, iostream.h। नेक्स्ट हेडर फाइल आप कौन सा इंक्लूड करेंगे, conio.h। ये तो करना ही था। देखो फंक्शन का जिक्र हो रहा है तो हम फिर से फंक्शन का नाम स्वैपिंग करेंगे, रिटर्न में हम वॉइड लगाएंगे, पर ब्रैकेट्स में हमको लिखना होगा इंट एम्परसेंड p कॉमा इंट एम्परसेंड q। देख लो मेथड में कितना हल्का सा फर्क है। फंक्शन का नाम स्वैप लिए हैं, फिर रिटर्न में वॉइड दिए हैं बिकॉज वी डोंट हैव टू रिटर्न एनीथिंग अगेन। अब ब्रैकेट में याद है पिछली बार इंट p इंट q किए थे ना, इस बार फर्क यहीं पे है। सुनिए ये जो लिखने का लहजा है ना, इंट एम्परसेंड p, इसी को रेफरेंस पढ़ा जाता है। इंट एम्परसेंड q, पता है ये नया चीज है, इसी को रेफरेंस पढ़ा जाता है। और अगर आप इंट p करते तो वो कॉल बाय वैल्यू होता, इंट q करते तो कॉल बाय वैल्यू होता। और जब आप इंट एम्परसेंड p कर रहे हैं तो उसी को कॉल बाय रेफरेंस कहते हैं। और उससे क्या होता है वो अभी हम रन कराएंगे एग्जांपल तो बताएंगे। सुनिए जिंदगी प्रोग्राम का शुरू कहां से हो गया, मेन फंक्शन से। मेन में घुस के हम इंटीजर टाइप का दो वेरिएबल्स बनाए a एंड b, क्लियर स्क्रीन फंक्शन आ गया। सी आउट आकर मेरे से क्या पूछने लगा, एंटर वैल्यूज ऑफ ए एंड बी, दो वैल्यूज मांगा। हम सीन के थ्रू एक ए में पढ़ के डाले, एक बी में पढ़ के डाले, सेम चल रहा है कोड अभी तक। उसके बाद देखो क्या हो रहा है, ये जो सी आउट है पहले मैसेज प्रिंट करेगा। कौन सा मैसेज, तो बिफोर स्वैप फंक्शन कॉलिंग ए इज इक्वल टू ए का वैल्यू एंड b इज इक्वल टू बी का वैल्यू, जो ओरिजिनल वैल्यूज है वो छपवा लिए हम लोग। देन आफ्टर हम लोग स्वैप नाम के फंक्शन को कॉल करेंगे और a और b को ट्रांसफर कर देंगे, ठीक है। देन आफ्टर अब हम लोग क्या करेंगे, फिर से लिखेंगे सी आउट लाइन चेंज, और यहां पे मेरा मैसेज एकदम प्रीवियस कोड जैसा छप रहा है, आफ्टर स्वैप फंक्शन कॉल a इज इक्वल टू a का वैल्यू एंड b इज इक्वल टू b का वैल्यू। अंत में यहाँ पे गेट ch आ जाएगा, यहाँ पे मेन इज ओवर, लाइफ इज ओवर का सेगमेंट आ जाएगा। पर फंक्शन डिफाइन करना सिर्फ बच गया है। तो सुनो ये स्वैप नाम का फंक्शन को चलिए डिफाइन करते हैं। कैसे डिफाइन करेंगे, क्या लिखेंगे,
वाइड स्वैप, बस याद है फर्क है इस बार, इंट पी मत लिखना, इंट एम्परसेंड पी लिखना और यहां पे इंट एम्परसेंड क्यू लिखना, यही है कॉल बाय रेफरेंस। पता पूरा प्रोग्राम एकदम सेम छपा है, खाली ये वाला लाइन और ये वाला लाइन बदल गया है। आप देख लीजिए, अभी जो प्रोग्राम पढ़ाए थे और ये जो प्रोग्राम पढ़ा रहे सब कॉपी पेस्ट है, सिर्फ ये वाला लाइन चेंज हो जाएगा, बाकी अंदर का भी कोड सेम होगा। याद है आप उसके अंदर घुस के एक टेम्पोररी नाम का घर बनाए थे, फिर आप टेम्पोररी को पी दिए थे, पी को क्यू दिए थे, क्यू को टेम्पोररी दिए थे, और यहां पे जो सी आउट है वो कौन सा मैसेज प्रिंट किया था, स्वैप्ड वैल्यूज आर ए इज इक्वल टू, तो ए का फॉर्मेलिटी पी पूरा किया था एंड बी इज इक्वल टू क्यू, दैट्स इट। तो देखो पूरा प्रोग्राम सेम है, आप अभी जो प्रोग्राम पढ़ रहे हैं और थोड़ी देर पहले जो हम प्रोग्राम समझाए थे एकदम सेम है, खाली देखो इस लाइन में फर्क है। तो आप इसी को कमांड कर लीजिए, फंक्शन का नाम सेम है, स्वैप है, आर्ग्यूमेंट्स में जब इंट पी इंट क्यू करोगे तो समझ जाना ये कॉल बाय वैल्यू मेथड है। इंट पी इंट क्यू किए थे तो कॉल बाय वैल्यू मेथड था, जिसमें याद है एक्चुअल आर्ग्यूमेंट का वैल्यू को फॉर्मल आर्ग्यूमेंट में कॉपी पेस्ट किया गया था। इस बार क्या हुआ है देखिए, उस कोड में फर्क है, फंक्शन का नाम स्वैप तो है पर आर्ग्यूमेंट में इंट एम्परसेंड पी इंट एम्परसेंड क्यू है, इसी को कॉल बाय रेफरेंस कहते हैं। दोनों जगह देखिए ये कॉल बाय रेफरेंस मेथड है, इसमें कॉपी पेस्ट मत करिएगा वैल्यू। देखिए ये जो ए और बी है ना एक्चुअल आर्ग्यूमेंट, इस मेथड में इसके वैल्यू को कॉपी एंड पेस्ट मत कीजिएगा रेफरेंस पी और क्यू में जाकर, इसमें डुप्लीकेट नहीं होता है, ये अलग मेथड है। इसमें क्या होगा पता है, स्वैप नाम का फंक्शन जब आप कॉल करेंगे, सुनिए, स्वैप नाम का फंक्शन जब आप कॉल करेंगे तो ए और बी का वैल्यू कॉपी पेस्ट नहीं करके क्या करेंगे, ए का कंट्रोल, ए का नाम, ए का रेफरेंस, ए का नियंत्रण पी को दे देंगे। ये ऑटोमेटिकली होगा, मतलब ये जो पी है ना, सुनो, ये जो पी है ना वो एक रेफरेंस है। जानते हैं ये पी किसको रेफर करेगा, ये जो पी है वो दरअसल में ए को रेफर करेगा, और ये जो Q है वो दरअसल में B को रेफर करेगा। तो P विल रेफर टू A एंड Q विल रेफर टू B। और जानते हैं ये PQ जब AB को रेफर करेगा, इसका मतलब ये होगा कि A और B कॉपी नहीं होता बल्कि इसका कंट्रोल उसके हाथ में है। और जानते हैं अब अगर आप P और Q में कुछ भी चेंज करते हैं, यहां पे अगर आप P और Q में कुछ भी चेंज करते हैं तो उसका सारा असर आप देखिएगा कि वो A और B पे दिखाई पड़ेगा, क्योंकि A और B का ही कंट्रोल PQ में गया है। आप PQ में जो परिवर्तन करोगे वो पक्का है कि A और B को अफेक्ट करके रख देगा। जैसे सुनिए, मान लीजिए मेरे पास कोई टीवी है और टीवी का कंट्रोल रिमोट के पास है। मेरे पास कोई टीवी है और टीवी का कंट्रोल रिमोट के पास है, तो सोचिए रिमोट में चैनल्स का बटन दबाएंगे आप तो चैनल चेंज रिमोट में थोड़ी ना होता है, रिमोट में चैनल प्लस चैनल माइनस आप करेंगे तो सारा चैनल चेंज टीवी पर ही दिखाई पड़ेगा। मतलब इसमें टीवी रिमोट का एग्जांपल होता है कॉल बाय रेफरेंस में, क्योंकि वहां टीवी को कंट्रोल रिमोट से किया जा रहा है। तो ये होता है कौन सा मेथड, कॉल बाय रेफरेंस मेथड। तो कॉल बाय रेफरेंस मेथड एक ऐसा मेथड है जिसमें कि फॉर्मल आर्ग्यूमेंट में जो भी चेंज करवाएंगे आप तो वो जाकर एक्चुअल आर्ग्यूमेंट को अफेक्ट कर देगा, यानी फॉर्मल में जो चेंज करोगे इट विल अफेक्ट द एक्चुअल आर्ग्यूमेंट्स। तो ये प्रोसेस को एक बार एक्सप्लेन करने जा रहे हैं हम। देखिए हेडर फाइल कौन सा लिए हैं, iostream.h, दूसरा हेडर फाइल है conio.h। फंक्शन का घोषणा हम किए हैं स्वैप नाम का। आर्ग्यूमेंट्स में देखो क्या है, दो आर्ग्यूमेंट्स, एक रेफरेंस है P और एक रेफरेंस है Q। रेफरेंस का मतलब न्यू नेम फॉर द सेम थिंग, मतलब किसी चीज के लिए कोई नया नाम, जैसे टीवी के लिए एक नया नाम उसका रिमोट हो सकता है, रिमोट उसका कंट्रोल होता है, रिमोट में जो चेंज करते हैं असर टीवी पे दिखता है, एकदम वैसा स्थिति है। रेफरेंस को समझिए कि वो कोई रिमोट है। चलिए लाइफ कहां से शुरू हो गया प्रोग्राम में, मेन फंक्शन से। तो जब हम मेन के एरिया में एंटर करने जा रहे हैं तो वेरिएबल्स कौन कौन सा बन गया, ए नाम का और बी नाम का। क्लियर स्क्रीन ने
आपके मॉनिटर पे जो गंदगी होगा पहले का आउटपुट होगा उसको साफ कर लेगा। ये बताइए सी आउट ने आपके स्क्रीन पर मैसेज क्या प्रिंट किया, एंटर वैल्यूज ऑफ ए एंड बी। देखिए आपके स्क्रीन पर मैसेज आया एंटर वैल्यूज ऑफ ए एंड बी, मतलब तो क्लियर है, ए का बी का वैल्यू दीजिए। ए को दिए 5, बी को दिए 7, तो 5 और 7 को पढ़ा कौन, सी इन, इनपुट किस में करा दिया, ए और बी में। तो ए को 5 मिल चुका है, अब बी को 7 मिल चुका है अभी। तो हम लोगों का नंबर तैयार हो गया है। फर्स्ट नंबर ए है 5 और सेकेंड नंबर बी है कौन सा, 7। अभी के लिए ये तैयारी हो चुका है। अब क्या हो रहा है ध्यान से देखना, स्वैपिंग फंक्शन अभी तक हम लोग कॉल नहीं किए हैं। तो सुनिए स्वैप फंक्शन में जाने से पहले का स्थिति पहले आप बता दीजिए। तो ये सी आउट बताइए कौन सा मैसेज यहां पे प्रिंट करने लगा, ये सी आउट यहां पे मैसेज प्रिंट कर रहा है बिफोर स्वैप फंक्शन कॉल ए इज इक्वल टू ए का वैल्यू। तो बताइए मेन में ए का वैल्यू अभी 5 है, फिर क्या लिखता है एंड बी इज इक्वल टू, देखो क्या लिखा एंड बी इज इक्वल टू बी का वैल्यू। तो मेरे बी का वैल्यू कौन है, 7। यानी कि स्वैप नाम के फंक्शन में जाने से पहले ए का वैल्यू में 5 है और बी का वैल्यू में 7 है। इतना समझे। अब देखिए क्या हुआ, हम लोग यहां पे स्वैप नाम के फंक्शन को कॉल करने जा रहे हैं। तो ध्यान दीजिए जब हम लोग स्वैप नाम के फंक्शन को यहां पे कॉल करने जा रहे हैं तो कंट्रोल मेन से स्किप करके स्वैप में जाने वाला है। और एक बात समझिएगा, जब हम लोग स्वैप नाम के फंक्शन में कंट्रोल को भेज दिए हैं तो स्वैप में कंट्रोल जाते के साथ देखिए ए का रेफरेंस कौन बन गया, पी। पी यहां रेफरेंस है, समझिए बात, पी यहां रेफरेंस है। आज क्या करेंगे आप, ए का वैल्यू बी का वैल्यू को कॉपी पेस्ट नहीं करिएगा पी क्यू में। आज क्या करना है सुनिएगा, ए का कंट्रोल पी को दे दीजिएगा, अब बी का कंट्रोल क्यू को दे दीजिएगा। कहने का मतलब जब आप मेन फंक्शन से स्किप करके जंप करके स्वैप नाम के फंक्शन में आ गए, समझिए बात, मेन से जब आप स्वैप में आ गए तो ए और बी का कंट्रोल या रेफरेंस क्या बन चुका है, पी एंड क्यू। जानते क्या होगा, पी में ए का वैल्यू कॉपी पेस्ट मत करना जो हम पिछली बार पढ़ाए थे, बल्कि पी यहां जो रेफरेंस है ये यहां से बैठे बैठे ए को संचालित करेगा और क्यू यहां से बैठे बैठे बी को संचालित करेगा। यानी P और Q यहां से बैठ के A और B को कंट्रोल करेगा रिमोट की तरह, ऐसा मानिए। डुप्लीकेट मत बनाइएगा। याद है पिछले एग्जांपल में हम यहां डुप्लीकेट बनाए थे ए बी का, देखो P का अलग घर Q का अलग घर, वैल्यू भी रखा था। यहां पे ऐसा नहीं है, बल्कि पी क्यू किसको कंट्रोल कर रहा है, ए बी को कंट्रोल कर रहा है। अब सुनिए क्या होगा, नेक्स्ट लाइन हम लिखे इंट टेम्प, यानी कि मेरे पास टेम्पोरी नाम का एक घर बन गया। फाइन, अब पढ़ो टेम्पोरी में क्या कॉपी होगा, पी। बात समझिए, अगर मेरे टेम्पोरी में पी कॉपी होगा तो पी कहने का मतलब तो हम ए ही बोल रहे होंगे, समझिए बात, क्योंकि पी तो रेफरेंस है ना, रेफरेंस ओरिजिनल पे आपको ले जाता है पकड़ के। तो अगर हम अपने टेम्प को पी दे रहे हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि हम टेम्प को ए दे रहे हैं, क्योंकि पी इज रेफरिंग टू ए। तो अगर हम अपने टेम्प में पी देंगे तो मेरे पी में ए समझिएगा और उसका वैल्यू टेम्प में 5 कॉपी कर लीजिएगा। एक बात देखिए, पी में हम क्या कॉपी कर रहे हैं, क्यू। ध्यान देना, अगर हम पी में क्यू को कॉपी करेंगे तो यहां समझिए पी में क्यू कॉपी करने का मतलब हो गया कि ओरिजिनल ए में ओरिजिनल बी कॉपी हो जाएगा, तो यहां पे 7 होगा। अब आप खुद देखिए, फॉर्मल पे चेंज कर रहे हैं पर असर एक्चुअल पे दिखने लग गया, और ये चीज पिछली बार नहीं हुआ था। पिछली बार डुप्लीकेट्स में चेंज हो रहा था, और इस बार हम पी क्यू को अदला बदली कर रहे हैं तो वहां पे अदला बदली हो रहा है। नेक्स्ट लाइन पढ़िए, क्यू में कौन आ गया, टेम्प। क्यू में कौन आ गया, टेम्प। तो अगर मेरे क्यू में टेम्प आ गया तो मेरे क्यू में यानी कि बी में टेम्प आ गया, यानी कि 5 आ गया। तो देखिए दो नंबर इंटरचेंज वहां पे हुआ, चेंज यहां कर रहे हैं, हो वहां पे रहा है। एनीवेज चेंज तो हुआ ना, फॉर्मल आर्ग्यूमेंट पे चेंज तो किया ना, पीक्यू पे आपने चेंज तो किया ना। अब सबूत दीजिए कि चेंज हुआ है नहीं हुआ है। तो ये सी आउट लाइन बदलकर कौन सा मैसेज प्रिंट करने लगा, स्वैप्ड वैल्यूज आर ए इक्वल्स। तो आप ही देखिए स्वैप किया हुआ वैल्यू में कौन है, तो ए इक्वल्स, ए का फॉर्मेलिटी तो पी पूरा कर रहा है, तो पी पे पहुंच गए। तो ये बताएं मेरे पी का वैल्यू
जो है वो a का वैल्यू आया यानी 7, एंड उसके बाद ध्यान से देखिए b इज इक्वल टू q। तो b की जगह पे q लिख रहे हैं, तो q ने b को कंट्रोल कर रखा है, तो उसका वैल्यू 5 आया। तो आप देख सकते हैं यहां पे परिवर्तन नजर आ रहा होगा। तो याद करिए कॉल बाय वैल्यू मेथड में भी इस जगह पे परिवर्तन नजर आ रहा था, पर असली फर्क तब पड़ेगा जब आप लॉट के मेन में जाएंगे। तो सुनिए, मेरा ये फंक्शन यहां पे खत्म हो गया। रिटर्न टाइप में क्या है, वॉइड। तो मेरा कंट्रोल रिटर्न होकर मेन में वापस आ गया। अब पता है, जब मेरा फंक्शन खत्म हो गया, जब मेरा कंट्रोल मेन में वापस आ गया, डायग्राम में देखिए मेरा कंट्रोल मेन में वापस आया। अब आप ए और बी छाप के देखिए, अगर ए और बी आप छाप के देखेंगे तो परिवर्तन आपको नजर आएगा। तभी तो प्रूफ होगा कि कॉल बाय रेफरेंस में फॉर्मल पे परिवर्तन करने से एक्चुअल अफेक्टेड हुआ था। तो बताइए, जब हम लोग मेन में वापस आ चुके हैं, तो वापस आने के बाद अब जो ये सी आउट है वो कौन सा मैसेज छापने लग गया। तो आफ्टर स्वैप फंक्शन कॉल ए इक्वल्स, आप ही देखिए, आफ्टर स्वैप फंक्शन कॉल ए इक्वल्स व्हाट, ए। तो मेन में वापस आने के बाद ए का वैल्यू में कौन है, 7। ठीक है, उसके बाद क्या लिखता है बताइए, एंड बी इज इक्वल टू बी। तो मेरे बी में कौन है मेन में, 5। अब आप खुद देखिए, फॉर्मल पे जो चेंज किए थे वो तो हमको दिख ही रहा है, लेकिन फॉर्मल पे चेंज करने से याद है एक्चुअल वाला अफेक्टेड हो गया था, एक्चुअल वाला अफेक्टेड हो गया था, याद कीजिए। तो जब हमारा फंक्शन का काम तमाम हो गया, जब हम लोग मेन में वापस आ गए, और जब वापस आके हम ए और बी को छाप रहे हैं एक्चुअल को, तो हमको फर्क दिखाई पड़ने लग गया। और यही चीज कॉल बाय वैल्यू में नहीं होता था। कॉल बाय वैल्यू में वापस आते थे तो ए और बी अभी भी ओरिजिनल रूप में रहता था, लेकिन फॉर्मल आर्ग्यूमेंट में चेंज दिखता था। और इस बार फॉर्मल में चेंज किए हैं, पीक्यू में चेंज किए हैं जो कि रेफरेंस था, तो यहां पे चेंज करने से एक्चुअल चेंज हो चुका है, वो आपको सबूत नजर आ रहा होगा। फिर यहां पे आप गेट सी एच फंक्शन इस्तेमाल किए और उसके बाद मेन इज ओवर, लाइफ इज ओवर भी हो रहा है। तो एग्जाम का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है ये कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कॉल बाय वैल्यू मेथड एंड कॉल बाय रेफरेंस मेथड। इसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लेंगे, बहुत आसान है। बस याद रखिएगा, कॉल बाय वैल्यू में एक्चुअल का वैल्यू फॉर्मल में जाता है, फॉर्मल में चेंज करते हैं, एक्चुअल अफेक्ट नहीं होता है। कॉल बाय रेफरेंस में एक्चुअल का कंट्रोल फॉर्मल में जाता है, इसमें अगर कुछ चेंज करते हैं तो एक्चुअल में चेंज हो जाता है। कॉल बाय एड्रेस मेथड भी कॉल बाय रेफरेंस की तरह काम करता है, पर उसमें पॉइंटर यूज होगा जो हम लोग बाद में देखेंगे।